नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और अच्छे से आप लोग के दिन कट रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चों से सॉरी बोलना है। सॉरी इसलिए बोलना है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियोस जो हैं YouTube पे नहीं आ पा रहे थे। इसका कुछ कारण था, इसकी कुछ वजह थी, इसी वजह से लेक्चर में डिले हो रहा था। बट डोंट वरी, हम फिर से आ गए हैं नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। तो आप ही लोग बताइए, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बताइए। जी हाँ, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ रहे थे। अच्छा, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव में कहानी कहां तक आ गई थी? कहानी तक हम लोग स्टार्ट किए थे जर्नी लाइट की जर्नी से स्टार्ट किए थे। फिर देखे थे कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजेंस की थ्योरी, मैक्सवेल साहब की थ्योरी, ठीक है, यंग्स का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ते हुए आए। फिर हम लोगों ने आया कि क्या लाइट की क्या क्या फिनोमेना है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज होती है और क्या नहीं चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम इंटर कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी हम टाइप्स ऑफ इमिशंस बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। उनमें मैंने 3-4 एग्जांपल्स बताए। एक तो जो सबसे पहले हमको पढ़ना था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो हमको पढ़ना है। दूसरा क्या था हमारा? सेकेंडरी इमिशन। एक और बताया मैंने, फील्ड इमिशन, और उसी में एक और एग्जांपल था थर्मल इमिशन। यानी 4 प्रकार से इमिशन करने का मैंने क्या बताया? तरीका बताया था। लेकिन जो उनमें से हमको पढ़ना है वो हमारा क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कहते हैं कि जब लाइट, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, एक फिक्स यानी कि एक निश्चित आवृत्ति की लाइट जब क्या करती है? किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करती है, तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकला आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी ऑफ लाइट, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस से निकला, उस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने पढ़ा। उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो कर गया उसे हमने बोला फोटो करंट, यानी कि वैद्युत धारा। किसकी वजह से? प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो करंट, ठीक है। ये सब तमाम प्रक्रिया हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम 100 वाट की लाइट जला रहे हैं और 200 वाट की लाइट जला रहे हैं और कोई मेटल का सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक फिक्स मेटल का सरफेस ले रहे हैं, मान लीजिए सीजियम ही मैंने ले लिया, एक मेटल का सरफेस था, मैंने सीजियम पे 100 वाट की लाइट जलाई, मैंने उसी सीजियम प्लेट पे 200 वाट की लाइट जलाई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये हमने देखा कि जब हम 100 वाट की लाइट जला रहे हैं, ठीक है, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की, मान लो ब्लू लाइट ही ले लिया, ठीक है, 100 वाट का लाइट जला रहे हैं, 200 वाट की लाइट जला रहे हैं, कितनों भी घंटे तक जला रहे हैं, हमारा दोनों ही प्रोसेस से कुछ नहीं हो रहा, यानी दोनों ही प्रोसेस से हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ? अगर लाइट वेव होती तो हमारा या तो 100 वाट के लिए या तो 200 वाट के लिए हमारा क्या हो जाना चाहिए था? सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाना चाहिए था, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। बट जैसे ही हमने लाइट का कलर चेंज किया, यानी ब्लू से अल्ट्रा वायलेट में आ गए, यानी कि पराबैंगनी में आ गए, ठीक है, तो हमने देखा कि 100 वाट की लाइट अपितु की 50 वाट की भी लाइट हमारी क्या कर दे रही है? सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे रही है। यानी कि इससे ये साफ क्लियर हो रहा था कि लाइट जो है, लाइट की जो एनर्जी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया है, वो उसके इंटेंसिटी पे तो नहीं डिपेंड कर रही है, यानी उसके आवृत्ति पे तो बिल्कुल ही निर्भर नहीं कर रही है। वो एक चीज थी जिसपे लाइट की एनर्जी डिपेंड कर रही थी, जो लाइट अपनी एनर्जी कैरी करके ला रही थी, वो थी उसके फ्रीक्वेंसी में, यानी कि उसके आवृत्ति में कहीं ना कहीं प्रकाश की ऊर्जा छुपी हुई थी।
तो हमने ये भी देखा कि जो एनर्जी होती है उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है वाया प्लैंक्स लॉ। मैंने पहले ही पढ़ा था प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स ने अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में ये फॉर्मूला बताया कि एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी जो है लाइट की, वो उसके एम्पलीट्यूड के ना प्रोपोर्शनल होके उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। और बोला कि लाइट क्या है, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसे बोला क्वांटा। और बोला कि लाइट जो है वो क्वांटलाइज है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, या तो hν के फॉर्म में होगी, या तो 2hν के फॉर्म में होगी, या तो 3hν के फॉर्म में होगी, बकिया इनके बीच की नहीं होगी। ठीक है, इसी चीज को हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने कहा कि जो लाइट है वो एक्चुअली क्या है, डुअल नेचर है। लाइट के पास दो नेचर है, यानी कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। इसी को बोला गया वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि लाइट जो है उनमें वेव और पार्टिकल दोनों की डुअलिटी है। बट इसी चीज को बोहर साहब ने अपने थ्योरी में लिखा। बोहर ने कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया, बोला कि हम मानते हैं कि लाइट में डुअल नेचर है, लाइट के पास डबल नेचर है, लाइट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर भी रखता है, लेकिन किसी एक समय पे उसके दोनों नेचर को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। यानी कि वो दोनों नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। यदि आपको एक मिलेगा तो एक नहीं मिलेगा। कंप्लीमेंट्री यानी कि मतलब पूरक है, एक मिलेगा एक नहीं मिलेगा। यदि आपने लाइट का पार्टिकल नेचर गेन कर लिया तो आपको उसी समय पे लाइट का कभी भी वेव नेचर नहीं मिलेगा। यदि आपने लाइट का वेव नेचर एसोसिएट किया है, फाइंड आउट किया है, तो आपका लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं मिलेगा। यानी कि एक साथ लाइट के दोनों नेचर को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा हमारे बोहर साहब ने कहा था। उनकी एक कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है। जब लोग हायर क्लास में जाएंगे तो आपको लोग स्टडी कराया जाएगा बोहर साहब के कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इतना जान लिया था, हम लोग इतना भी जान लिए थे कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी ना, यानी बात करें जो इलेक्ट्रॉन बात करें जो सरफेस में फंसा हुआ है, ये सब पिछले क्लास का डिस्कशन है। हम इसलिए कर रहे हैं कि क्लास बहुत टाइम बाद चल रही है। हो सकता है आप लोग इनमें से पहली बार देख रहे हैं कुछ बच्चे, तो उन बच्चों से विनम्र निवेदन है, सनिवेदन है कि पहले जाएं। कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको बड़े प्यार से देखिए, आराम से देखिए, पॉपकॉर्न लेके देखिए, ठीक है, खा के देखिए, पढ़ के देखिए, ठीक है। उसके बाद आइए ये लेक्चर सीरीज देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। और बकिया जो हमारे बच्चे हैं जो पहले से देखते आ रहे हैं, जो वेट कर रहे थे क्लास का, उनके लिए आज हम क्लास लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछले रिवीजन करते हैं, ताकि आप लोग को वो कॉन्टिन्यूटी, वो एक निरंतरता बनी रहे, कहीं भंग ना हो। ठीक है, ये तो रहा कि हम पढ़ रहे थे वंश फंक्शन के बारे में, यानी कार्य फलन के बारे में पढ़ रहे थे। उस पर आप लोग का एक शॉर्ट वीडियो भी मेरा रन कर रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा। मैंने उसमें बड़ी आसानी से समझाया कि जो मेटल है, हर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर मेटल के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप पूछेंगे गुरुजी कैसे होते हैं? भैया मेटल है, मेटल का मतलब होता है कि वो करंट को आसानी से फ्लो करने दे अपने अंदर से, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिसकी चालकता क्या होती है, उच्च चालकता होती है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है का क्या मतलब है कि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर, हर तत्व के अंदर परमाणु होते हैं। एटम्स की बात करें, और एटम्स में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कमजोर बंध के द्वारा बंधा हुआ होता है, लूजली बाउंड होता है। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट जो है, तत्व जो भी है, चाहे सीजियम का ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, चाहे आयरन ले लो, जितने भी तत्व लो, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि तत्व के पास, एलिमेंट के पास, सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप ही सोचो, किसी के पास 10 रुपए अगर जेब में है, चाहे वो फालतू ही क्यों ना पड़े हो, वो देना क्यों चाहेगा? वाई? कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि वो देना क्यों चाहेगा। लेकिन अगर किसी तरह उसको 2 झापड़ मार के
ना, 2 थप्पड़ मार के उसको ले लिया जाए तो दे देगा। तो यही बात है, सरफेस का पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है, इलेक्ट्रॉन बंधुआ मजदूर है, वो जा नहीं पाता सरफेस से बाहर निकल के। यदि सरफेस से वो बाहर निकल जाए तब तो हमारा पूरा काम ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको सरफेस से बाहर निकालने के लिए, सरफेस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, यानी एक तरीके से समझ लो कि सरफेस ने इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर रखा है। उस किडनैप से उसको छुड़ाने के लिए वो जो फोटोन आ रही है, लाइट से जो एनर्जी आ रही है, उससे वो फिरौती मांगता है। और जो फिरौती मांगता है, ठीक है, वो फिरौती खोखे के रूप में मांगता है, या तो 1 करोड़, या तो 2 करोड़, या तो 3 करोड़, या तो 4 करोड़। इनके बीच की अमाउंट एनर्जी वो नहीं लेगा। यही तो बात है, लाइट के पास क्या है, लाइट भी क्वांटलाइज है, यानी कि वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी मांग रही है। अब जब एनर्जी उसको मिल जाएगी मेटल को, कहेगा ले जाओ, इलेक्ट्रॉन को मेरे काम का नहीं है, तो फोटॉन क्या कर देगा, अपना बलिदान करके, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके, मेटल को देके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। बड़ी आसान शब्द में, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो बड़ा दिक्कत होता है। कहते हैं द सिंपल से बुक में लिखा होता है, सिंपल से कोटेशन में लिखा होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कम आउट द सरफेस ऑफ मेटल। कहते हैं वह मिनिमम से मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए होती है, सरफेस को चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहिए होती है, जिससे वो क्या कर दे, सरफेस के चुंगल से बाहर आ जाए, सरफेस के पोटेंशियल से बाहर आ जाए, बैरियर से बाहर आ जाए। इसी को हम बोलते हैं कार्य फलन। ठीक है, यहां तक का मेरा मामला हो गया था और मैंने ये भी बताया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में हो रहा था। कंफ्यूजन ये हो रहा था कि हम लोग तो सिलेबस से स्टार्ट किए हैं BHU, CUCT। ठीक है, अगर CUCT नहीं होता फिर भी हमारा कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पूरा सिलेबस BHU का ही पढ़ना है। अगर CUCT होता है तो 75, अगर हमको क्या करना है, 150 क्वेश्चंस करने होंगे, 75 के बजाय 150 क्वेश्चंस करने होंगे आपके बल्कि सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन ये बच्चे कंफ्यूजन है कि जो हम पढ़ा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या वो केवल मैथ के लिए पढ़ा रहे हैं? तो नहीं बच्चों, ये अपने दिमाग में भ्रम मत रखिएगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, यानी फिजिक्स का जो इंटायर सिलेबस है, जो पूरा सिलेबस है, मैंने एजी वाले बच्चों का डिस्कशन भी किया है, वो आप बायो वाले बच्चे भी बड़े प्यार से पढ़ेंगे, एजी वाले बच्चे बड़े प्यार से पढ़ेंगे, और मैथ वाले बच्चे भी बहुत प्यार से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे फिजिक्स के दौरान कहीं दिक्कत नहीं होगी, हम एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो चाहे आप एजी के एस्पायरेंट हैं, चाहे मैथ के एस्पायरेंट हैं, चाहे बायो के एस्पायरेंट हैं, आप डोंट वरी, आप हमारी पूरी लेक्चर देखिए और एंजॉय करिए, पढ़िए और एंजॉय करिए। ठीक है, ये रही कुछ इंफॉर्मेशन। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया कि जो एनर्जी आती है लाइट की, जो एनर्जी आती है, ठीक है, एनर्जी आती है, उसे बोलते हैं ई इंसिडेंट। लाइट की जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं, ई इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब टकराने वाली, इंसिडेंट मतलब टकराने वाली, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होने वाली। ये सब भाषाओं का याद रखो, लैंग्वेज का थोड़ा इस्तेमाल समझो। अच्छा, मैंने वर्क फंक्शन के बारे में बताया, कहा कि जो वर्क फंक्शन होता है उसे साई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साई से डिफाइन करते हैं, और साई बराबर क्या होता है, ये होता है H प्लैंक कांस्टेंट, और ये न्यू नॉट। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये वर्क फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये अपने दिमाग में गांठ बांध के आप लोग रख लीजिएगा कि वर्क फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फाई इज इक्वल टू H न्यू नॉट। ये क्या है, एक प्रकार की, ये क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है, वर्क फंक्शन का मतलब समझिए कि किसी का फंक्शन, हाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बात करते हैं ये फंक्शन है। किसका फंक्शन है, ये मेटल का फंक्शन है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे। ठीक है, और सबसे कम जो होता है ना, जो सबसे प्यारा सा मेटल होता है वो सीजियम होता है, उसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी सीजियम बहुत प्यारा एलिमेंट है बच्चों। क्या करेगा, केवल उसको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दो, वो अपना सरफेस इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर आ जाएगा। बहुत प्यारा, एकदम बोले तो दुलारा एकदम सीजियम है। और कुछ तो एलिमेंटवा इतने खतरनाक होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो अपनी अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलवा नहीं करते हैं, बोले तो ढीठ किस्म के होते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में प्लेटिनम आता है। ठीक है, ये सब कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन का जो सबसे प्यारा होता है ना, इसको सबसे प्यारा एकदम क्यूटी सा बोलो, सबसे प्यारा सा एलिमेंट जो होता है वो हमारा सीजियम होता है। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दो उसको, चुपचाप इलेक्ट्रॉन को दे देगा, आपके हाथों में कर देगा। अब उस इलेक्ट्रॉन का आप कुछ भी करो, चाहे करंट फ्लो कराओ, चाहे निकाल के फोड़ के उसका जूस पी जाओ। ठीक है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। ठीक है,
अब क्या करते हैं, ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसी को हम वर्क फंक्शन करते हैं। ये एनर्जी है, ये मेटल का फंक्शन होता है। कभी कभी ये पूछता है, एंट्रेंस में पूछता है कि वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी। अगर मेटल चेंज कर दिया ना तो वर्क फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। इसका मात्रक देख ही लिया, इसका मात्रक जो होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलते हैं ना, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट में बात करते हैं, जो एनर्जी का मात्रक होता है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल भी होता है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में। 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया फाई बराबर h न्यू नॉट। अब हम कह रहे हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालने के लिए जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। किससे? इसके वर्क फंक्शन से। इस बातों पे जरा गौर करिएगा जनाब, ठीक है। जो लाइट की जो क्या है फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है। अरे भैया हमको चाहिए था, हम मार्केट में लेके गए 40 रुपए और हमको सामान खरीदना है 50 रुपए का, पॉसिबल है? बताओ जरा, सामान है 50 रुपए का, बाबू ने पैसा दिया 40 रुपए, सामान खरीद पाओगे बच्चों? नहीं ना, तो नहीं खरीद पाओगे। या तो तुम 60 रुपए लेके, 50 रुपए का ना, या तो तुम एग्जैक्ट 50 रुपए लेके जाओ, या तो तुम 60 रुपए लेके जाओ, या 70 रुपए लेके जाओ, या 100 रुपए लेके जाओ। अगर 50 लेके जाओगे तो चुपचाप जाओगे, बिना मुंह खोले हुए 50 का 50 सामान लेके आओगे। लेकिन इन केस अब गलती से 60 रुपए मिल गया तो 50 का सामान लोगे, 10 का बल्ले बल्ले करोगे, ठीक है। जो भी मन आएगा वो भी खाओगे, पियोगे, ऐश करोगे, मौज करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे बेटे? मौज कर दी, ठीक है। 60 70 जितना रुपए ज्यादा होगा उतना ही तुम लोग मौज करोगे। इसी तरीके से फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, वही तो फिजिक्स है, ठीक है। अब कहा कि जो लाइट सरफेस को इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालने के लिए, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो या तो वर्क फंक्शन जितनी हो या वर्क फंक्शन से बड़ी हो, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा फिनोमेना हो गया, इधर लिख देते हैं प्यारा सा, अगर कुछ ऐसा फिनोमेना हो गया जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी कम है, किससे? वर्क फंक्शन से, तो मेटलवा जाने देगा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को? बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा बच्चों तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो जो करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस काम का? नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ प्रोसेस है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है उसके वर्क फंक्शन से कम हुई, वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल का, कम हुआ तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कभी भी नहीं होगा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में, यानी बात करें जब एनर्जी ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, ऐसे साइन लगाते हैं ना, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी वर्क फंक्शन से, तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। टिक यानी क्लिक यानी होगा। तो चलो अब बात करते हैं, हम बात करते हैं, जब हमने पढ़ा था तो कहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हम किसकी बात करते थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी। हमने बोला था कि हर एक लाइट के लिए नहीं इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा, एक पर्टिकुलर लाइट के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एक पर्टिकुलर आवृत्ति की बात की थी। और उसी आवृत्ति को मैंने नाम दिया था क्या? हमने आवृत्ति का नाम दिया था देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति की बात की थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी। उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आएगा। जरा इसको देखना बच्चों, बड़ा प्यार से देखना, ठीक है। आंखें बंद करके मत देखना, आंखें खोल के देखना, ठीक है। ई इंसिडेंट यानी एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले क्लास में तो यही प्यार से समझा रहे थे कि जो लाइट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? H इंटू न्यू। प्लांक साहब ही ने तो कहा था कि हमने तो कुछ नहीं कहा, प्लांक साहब ने यही कहा था ना कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब भैया हटाओगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक प्लांक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड या जूल इंटू हर्ट इनवर्स होता है। हमने तो यही तो जाना था पूरे क्लास में, पूरा यही तो पढ़ा था प्लैंक का नियम, ठीक है। रख दो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी रख दो, ठीक है। यहाँ क्या रख दो? सॉरी यहाँ क्या रख दो? H रख दो, ठीक है। यहाँ न्यू रख दो। अब न्यू किसकी रखोगे? क्योंकि एनर्जी इंसिडेंट लाइट की है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंसिडेंट लाइट की होगी,
ठीक है, जो लाइट टकरा रही है। अच्छा, अब फाई को मैंने डिफाइन किया किससे, एच न्यू नॉट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे तय तमाम कर लो, यहाँ पे सौदा कर लो, यहीं पे दिमाग अपना दौड़ा लो कि इसी एच न्यू नॉट को, न्यू नॉट क्या फ्रिक्वेंसी है ना, ये किसकी फ्रिक्वेंसी है, इसी को तो बोलते हैं हम क्या, इसी को तो बोलते हैं क्या, बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे देहली आवृत्ति, लिख लो लिख लो, शादी में काम देगा आपके। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मान लिया, ठीक। अब देखो एच से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं, उड़ जाएगा। तो न्यू इंसिडेंट बराबर प्यारे बच्चों क्या आया, बताओ, न्यू नॉट। यहां से हमने ग्रेटर देन लगाया था या इक्वल भी लगाया था ना, तो ग्रेटर देन या इक्वल, यानी कि एक चीज तो यहां से क्लियर हुआ कि इस प्यारा सा शब्द हम यहां लिखते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, अगर ये बड़ी होगी या बराबर होगी न्यू नॉट से, न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला, तभी तो हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर कुछ ऐसा घटना हो जाए दोस्तों कि न्यू नॉट क्या है, बड़ा है, अच्छा ऐसा लिख देना, उल्टा आप लोग कंफ्यूज होगे कि इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी, जो लाइट फ्रीक्वेंसी जो टकरा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाए या क्या, बराबर नहीं, छोटी हो जाए किससे, न्यू नॉट से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी हो जाए, तो इस घटना में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। ये चीज को क्लियर कट करके रखना। केवल कब होगा, जो लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट टकरा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी या तो बराबर हो जाए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, या तो बड़ी हो जाए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अब ये भी जानते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करता है। अगर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हमारा क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज यहां से देख के ये क्लियर होता है ना, अगर थ्रेशोल्ड इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो क्या, व्हाट अबाउट लैम्डा इंसिडेंट एंड लैम्डा नॉट, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, जरा प्यार से देखिए, ठीक है, दुलार से देखिए, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो हमने क्या बात था, न्यू इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी सी अपॉन लेमडा की बात की थी दोस्तों, यानी कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी में और लेमडा में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो अगर ये इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इस केस में इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे छोटी होनी चाहिए, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना के लिए ये दो कंडीशंस हमारे होने चाहिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झोर के क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो होगा। कभी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में पूछेगा, कभी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछेगा। तो एक बात याद रखना कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और जो वेवलेंथ है, जो लाइट इंसिडेंट वेवलेंथ, जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, ठीक है। इसको क्या करिए, फट देना, क्या करिए, इसको उतारिए अपने दिमाग में। चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, उतारिए फट से, और ये चीज बड़ा ध्यान से लिखिएगा, और ये लिखिएगा कि अगर ऐसा हो गया, ठीक है, और अगर ऐसा भी हो गया ना, ऐसा हुआ तो भी नहीं होगा, और यदि ऐसा हो गया कि लैम्डा नॉट बड़ा हो गया किससे, लैम्डा इंसिडेंट से, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इन सबको एकदम गांठ बांध के चलिए, एकदम लय पकड़ के चलिए, आपको पूरी कहीं दिक्कत नहीं होगा। सवाल देखते से धुआं की तरह उड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, आई होप, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग तो चालाक हैं ही, स्मार्ट लोग हैं, वीडियो पॉज करिएगा और उसको छाप लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ओहो ऊपर वाला मिट गया, ठीक है। ख्याल रखिएगा कि सबके लिए है, एजी के लिए, मैथ के लिए, बायो के लिए,
सभी प्रकार के बच्चों के लिए वो चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आते हैं क्या, हम वो मानते हैं कि ये जो मेटल है, अब मेटल कैसे बनेगा, चलो ठीक है प्यार से बनाते हैं, अगर नहीं बना होगा अच्छा तो डायग्राम के लिए माफ। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो हम भर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये पूछेंगे ना, आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, हमने भी कहा है सर, तो ये क्यों जाने क्यों नहीं देता, क्यों जो इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर से जाने देते नहीं देता, क्यों उसको एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा ये बताओ, ए एटम है ना, ठीक है, ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई एटम है ना, सोडियम का मान लो एटम है। ठीक है, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बच्चों दे देगा ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास से गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगना शुरू होगा, बताओ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, नहीं जाने देगा। यही पूरी प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ना, सरफेस क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल, एक विभव उत्पन्न होगा, एक अवरोधी विभव होगा, यानी कि बोले कि एक बैरियर बन जाएगा, उसी वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं जा पाता है। अगर कोई एक नेक बंदा हो जो उसी बैरियर को, उसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे कि बैरियर को तोड़ के बाहर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अब यही इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये जैसे बाहर गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जाना तो चाह रहा पर इसकी अब ये क्या है, इसके फोर्स के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खींच रखा है। अब ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दें, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले क्या कर जाए, इसको जो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ के बाहर आ जाए, तो हम बोल देंगे कि वही जो हमको चाहिए होती है, वही तो उसका क्या है, वर्क फंक्शन है। तो यही चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर क्यों नहीं जा पाता है। ठीक है, अब जो हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है, लाइट इंसिडेंट की एक फोटोन की बात करते हैं, यानी कि 1h न्यू की बात करते हैं। 1h न्यू जब आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया, इंसिडेंट किया। 1h न्यू क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन से टकराया। ठीक है, यानी इसकी एनर्जी क्या थी, इसको बोल देंगे ई इंसिडेंट। ठीक है, जो लाइट आई, जो लाइट की एनर्जी है 1h न्यू है, यानी कि उसमें एक फोटोन है, एक फोटोन आया, सरफेस के एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, सरफेस का एक इलेक्ट्रॉन की किया, उछल के बाहर आ गया, हो गया ना घटना। कौन सी घटना हो गई, कौन सा घटना हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया एक फोटोन आया निश्चित आवृत्ति की। अच्छा, ये जो फोटोन है ना, ये जो लाइट आ रही है ना, अब ये यहां से ये बता रही है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइट की, वो क्या है, वो बड़ी है या तो बराबर है किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी ऐसा घटना होना पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये आवृत्ति जो है ना, ये आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति की नहीं रही होती, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ी रही होती, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक है, तो ये क्लियर है कि अगर ऐसा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, तो जो लाइट गिरी है ना, जो लाइट सरफेस से जो लाइट आ रही है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या तो बराबर है। ठीक है, हमने बताया कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। अब बताओ, निकल गया तो क्या हो गया, अब जो ये लाइट आ रही है, इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर दी। यानी कि अगर बात करें, इक्वेशन की बात करें, तो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वो कहां खर्च हुई, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कहां खर्च हुई। सबसे पहले तो आई होगी सरफेस से ना, कोलिजन में खर्च हुई होगी। भाई लाइट आ रही है, जूम करते हुए, ठीक है, अलबेला आके इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, इलेक्ट्रॉन से मिला, दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। फोटोन भी एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल, दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो कोलिजन के दौरान एनर्जी जाया होती है। क्यों, क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से दौड़ के जा रहे हैं, किसी बंदे से या किसी आदमी से टकरा गए, दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, तो जब मोटरसाइकिल पे देखेंगे ना, तो मोटरसाइकिल गर्म हो जाता है। यानी कोलिजन के दौरान एनर्जी जो है हीट के रूप में बाहर निकल जाती है, उष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाती है। यानी क्या करें, एनर्जी में चेंज आती है। तो थोड़ी सी तो एनर्जी किसमें खर्च हुई है, कोलिजन में खर्च हुई है। प्लस अब जो थोड़ी एनर्जी बची लाइट की, वो कहां चली गई,
वो चली गई सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, यानी वर्क फंक्शन में खर्च हो गई। और जो एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत एनर्जी और बची होगी ना, वो क्या कर देगा, वही एनर्जी बेचारा इलेक्ट्रॉन लेके सरफेस से बाहर आएगा। बाहर आने का मतलब है कि मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगी। यही था कि हमारा क्या था, यही इक्वेशन होता है जब हमारा कोलिजन होता है तब। ठीक है, यही इक्वेशन होता है जब हमारा क्या होता है, कोलिजन होता है तब। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू इंसिडेंट, अरे बताए ई बराबर एच न्यू होता है बराबर, ये कोलिजन की एनर्जी है ना, ये कोलिजन की एनर्जी कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, जरा आप ही बताइए। ये कोलिजन की एनर्जी ऐसा हो सकता है कि कोलिजन में एक भी एनर्जी ना खर्च हो, कुछ इस प्रकार से कोलिजन हो कि एक भी एनर्जी खर्च ना हो, और कुछ इस प्रकार से कोलिजन हो कि पूरी की पूरी एनर्जी केवल कोलिजन में ही खत्म हो जाए। तो ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है 0 से कहां तक, EC तक। पूरा 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 का पूरा एनर्जी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पूरा का पूरा एनर्जी कहां चला जाए, यानी कि ये कहां से कहां तक होता है, ये 0 से कहां होता है, जो लाइट आ रही है उसकी हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी खा जाए। 0 से लाइट की मैक्सिमम एनर्जी, तो वो डिपेंड करता है कोलिजन कौन सा हो रहा है, अभी बताएंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन तो केवल क्या करता है, मेटल पे डिपेंड करता है ना, ये प्रॉपर्टी है फिक्स्ड है, ये क्या है, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड फॉर मेटल, ये मेटल के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगी, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी भैया अगर 0 हुआ, अगर कोलिजन में एनर्जी 0 हुई ना, कोलिजन में एनर्जी 0 हुई तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E इंसिडेंट -5। अरे ये 0 रख दो तो के निकाल लो, कितना हो जाएगा, इधर ले जा घटा दो, E इंसिडेंट -5। लेकिन अगर कोलिजन में क्या हो जाए, पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाए, तो ना तो काइनेटिक एनर्जी हमारा मिलेगा ही नहीं। तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये 0 से वेरी करेगा, ये भी 0 से वेरी करेगा, और 0 से कहां तक वेरी करेगा, 0 to E इंसिडेंट -5। अच्छा 0 कब होगा, 0 होगा जब पूरी कोलिजन की एनर्जी किसके बराबर हो जाए, कोलिजन की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट के बराबर हो जाए। और ये कब होगा, ये होगा कि जब कोलिजन में एनर्जी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। वो डिपेंड करेगा कोलिजन के दौरान एनर्जी कितनी खर्च हो रही है। क्लियर, अगर यहाँ 0 खर्च हो गया, अगर यहाँ 0 खर्च हुआ, यानी कोलिजन के दौरान कोई एनर्जी नहीं खर्च हुई, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो के निकाल लोगे, इसे घटा दोगे, इंसिडेंट -5। यानी जब 0 कोलिजन के दौरान एनर्जी खत्म होगी तो इंसिडेंट -5 होगी, और जब पूरी की पूरी खर्च हो जाएगी, तो जब पूरी की पूरी केवल कोलिजन में एनर्जी खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन पाएगा क्या, कुछ नहीं, यानी वो मूव नहीं करेगा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ये सारी पूरी प्रक्रिया रही ना। अब आते हैं क्या, जो मेन हमको पढ़ना है, इस इक्वेशन को याद रख के हमें क्या पढ़ना है, अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखो क्या होता है, आप लोग बड़े प्यार से समझिएगा। बस ये कहते हैं ना, ये एनर्जी तो ये कोलिजन के दौरान जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो रहा है, जो फोटोन का कोलिजन हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस होती है। देखिए देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बस एक चीज जोड़ा था कि जो कोलिजन हो रही है ना, बड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, जो कोलिजन हो रही है, जो कोलिजन हो रहा है किसका, कोलिजन किसका होता है बताओ बच्चों, कोलिजन होता है फोटोन का, किसके साथ, फोटोन का किसके साथ कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हो रहा है ना, वो कोलिजन कैसा है, थोड़ा अलग से चौक से लिख देते हैं, कोलिजन कैसा है, बड़ा प्यार से, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, यार ध्यान से रखिएगा, प्रत्यास्थ संघट्ट है, यानी इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के दौरान जो एनर्जी कोलिजन के दौरान नष्ट होनी चाहिए थी वो 0 होती है। यही उन्होंने ऐड किया था कि जो फोटोन है और जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटोन है यानी लाइट जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं और जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि कोलिजन के दौरान कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो उसके अनुसार जब इसी की वैल्यू 0 रख दोगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ई इंसिडेंट क्या बन जाएगा, H, अगर बात करें क्या, फाई प्लस
के इंटू ई, ये बन गया अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, जिस पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। कभी ये पूछ दिया कि ये बताओ प्राणी, मेरे प्यारे बच्चों, कि जो कोलिजन के दौरान एनर्जी कितनी खर्च होती है अल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन में, तो आप बोलोगे 0। यानी कोलिजन कैसा होता है, कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, यानी कि टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो आप पूछोगे सर ये वाला केस कब होगा, जब पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है, उस केस में कोलिजन के दौरान कोई एनर्जी नहीं खर्च होगी। लेकिन अगर यही परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाए, तो कोलिजन के दौरान पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, फोटोन की खत्म हो जाएगी। यानी तब ये वाला हो जाएगा, यानी ई सी बराबर किसके हो जाएगा, इंसिडेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें बड़ा दिमाग में बड़े ध्यान से रखिएगा। यानी कि कोलिजन के दौरान क्या होता है, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, अब ये चीज हम लिख लिए ना, जरा ऊपर हम लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम इरेज करते हैं और आपको एक बढ़िया सा चीज दिखाते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा चीज ये दिखाते हैं, जरा देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच न्यू इंसिडेंट। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड इसलिए कर रहे हैं कि ई इंसिडेंट को एच न्यू इंसिडेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फाई को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, लिख सकते हैं फाई की वैल्यू एच न्यू नॉट, बताओ लिख सकते हैं ना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम भी स्क्वायर, और ये मैक्सिमम होती है ना। अच्छा, यहां पे एक चीज लिख लेना, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो मैक्सिमम होगी। क्यों बच्चों, क्यों, क्योंकि कोलिजन में कोई एनर्जी ही नहीं खत्म हो गई। जब कोलिजन में कोई एनर्जी नहीं खत्म हो रही ना, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वर्क फंक्शन को देने के बाद एनर्जी, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहां से ये क्या होगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। कब, जब कोलिजन क्या होता है हमारा, कोलिजन के दौरान ऊर्जा कितनी खत्म होती है, 0। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है वो मैक्सिमम होती है। यही तो अल्बर्ट आइंस्टीन सर का इक्वेशन था, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, एक और इसको मॉडिफाई कर दें। ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन से भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी, ये बन गया, ठीक है। अब अगला देखिए, न्यू इंसिडेंट को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा इंसिडेंट। बोलो आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेमडा इंसिडेंट ये क्या हो गया, ये हो गया एच सी अपॉन न्यू नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में टर्म में क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m। ये इक्वेशन और बन गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m। देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम भी स्क्वायर, यही ना काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, बताओ यही ना काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, इस वाले इक्वेशन में ऊपर भी क्या कर दे, m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और नीचे m से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा हाफ, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, देखो m स्क्वायर भी स्क्वायर लिखा है, यानी क्या लिखा है, ये m भी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी ये बन गया हाफ m भी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया ना, तो ये हो गया p स्क्वायर बाई 2m। यही तो हो गया, हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाई 2m। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम जो होगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये रहा कुछ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कभी भूलेगा आप लोग को, कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा खेला है, खेला ये है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस चीज को बड़े प्यार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट इसलिए कर लीजिएगा कि ये जरूरी है, ठीक है। आप देखो इसके साथ एक खेला दिखाते हैं। ये दो इक्वेशन तो बहुत जरूरी है ही, एक मिनट, ये दो इक्वेशन बहुत जरूरी हैं।
बहुत 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 जरूरी है। अच्छा, ये मैक्सिमम क्यों आया, हम बता दिए मैक्सिमम इसलिए आया तो कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। यदि परफेक्टली इलास्टिक ना होता और परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होता, बीच का कुछ होता, ठीक है, तो हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं आती, कुछ ना कुछ आती लेकिन मैक्सिमम नहीं लिख सकते थे। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या। अच्छा, ये चीज जरा ध्यान से देखिएगा जरा, ये चीज इनका इक्वेशन था, फिर से हम इनका इक्वेशन लिख देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मेन था वो क्या था कि ई इंसिडेंट बराबर क्या था, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही लिखना था ना, क्योंकि इंसिडेंट में कोलिजन में एनर्जी कितनी खर्च हो गई थी, 0। यहाँ इसी जगह 0 रख देंगे तो ये इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। अब जरा इसमें देखिए, इसमें ये देखिए जरा, हम इसमें के मैक्स की वैल्यू निकालिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, के मैक्स की वैल्यू निकालिए। के मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालिए, चाहे के लिखिए चाहे के ई मैक्स लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिखिए, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा ई इंसिडेंट माइनस 5, ये होगा ना, इसको इधर लाया, घट गया, घट गया कि नहीं घट गया, घट गया। ठीक है, अब देखिए, अब जरा इसमें कलाकारी देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ई इंसिडेंट की जगह क्या रख दो, एच न्यू इंसिडेंट माइनस 5। ठीक है, अच्छा, अब देखो बच्चों, किसी भी मेटल के लिए, अब जरा इस इक्वेशन को बड़े गौर से देखिएगा, चश्मा लगा के, दूरबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के देखिएगा, ये इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ी बयानबाजी करता है और यही इक्वेशन से आप बड़े बड़े लोगों को उलझाएंगे, शर्त देते हैं इस इक्वेशन से। अब ये क्वेश्चन बताएंगे और आप ये जाके पूछिएगा बड़े बड़े महान हस्तियों से, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, अपने दोस्तों से पूछिएगा और यकीनन कहते हैं कि उन क्वेश्चन बताने में उनके 12 बज जाएंगे। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अगर फाई क्या होता है, ये फाई बच्चों फिक्स्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया ना, फिक्स्ड फॉर गिवन मेटल, किसी दिए गए मेटल के लिए ये क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा मानते हो कि नहीं, जी गुरुजी मानते हैं। ये फाई क्या होता है, किसी दिए गए मेटल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, दिए गए मेटल के लिए फिक्स होता है, तो ये दिखाओ काइनेटिक एनर्जी जो है, एच बी प्लैंक कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये तो चीज आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन देख के कि काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये प्रोपोर्शनल है किसके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। ऐसा कुछ आपको लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि फाई क्या है, फाई अगर फिक्स कर दो, फाई फिक्स कर दो मेटल के लिए, फाई फिक्स कर दो। ठीक है, अब ये भी बताएंगे जब फाई फिक्स नहीं होगा, फाई चेंज करोगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी एक समय के लिए हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है, फाई को। कोई एक मेटल के लिए बात करें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे ना। क्या हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड हो रही है। यानी कि अलग अलग लाइट की फ्रीक्वेंसी बात करते जाएं, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम ऐसे लिखते थे विबग्योर ना, ऐसे लिखते हैं विबग्योर को हम बोलते हैं कि इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, हमने पूछा कि ब्लू लाइट की बताओ, ब्लू लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि ग्रीन लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आप बोलोगे बेशक सर, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लाइट की, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो, ब्लू की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है और ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ग्रीन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात याद रखना, ये तभी होगा जब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये सब तभी होगा, ये सब तभी बात कर रहे हैं जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है। हो गया नहीं मतलब कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से कहीं ज्यादा है। ये सब घटना तभी होगी। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये न्यू इंसिडेंट की बात हमने कर दी। ठीक है, अब जरा ये सीख देखना। ठीक है, अब जरा इसको इरेज करते हैं उधर से। ठीक है, अब फिर आपको एक चीज बताते हैं। ठीक है, अब जरा इस चीज को देखिएगा, एक चीज को देखिएगा ना, एक चीज को ये देखिएगा कि अगर फाई इंक्रीज करेगा, इसको लिख लीजिएगा, अगर फाई इंक्रीज किया, जरा देखिए पहला ऑप्शन देते हैं, अगर फाई इंक्रीज कर गया,
अब फाई फिक्स नहीं कर रहे हैं, अगर फाई इंक्रीज किया है दोस्तों तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा सोच के बताओ। ये फाई घट रहा ना, ये चीज मान लो कि हमको जो लाइट आ रही है ये मैंने अब एक समय इसको फिक्स्ड कर दिया। मान लो कि जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी मैंने फिक्स कर दी। फिक्स कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी फिक्स करके, यानी सोर्स फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी हम बस मेटल का प्लेट चेंज कर रहे हैं, सीजियम, प्लेटिनम, आयरन, अलग अलग मेटल यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग क्या होगा, हमारा वर्क फंक्शन होगा। यदि वर्क फंक्शन इंक्रीज किया ना, तो मान लो अगर ये फिक्स वैल्यू है, ये मान लो कि ये जो इसकी वैल्यू, ये प्लस बन गया क्या, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, मान लो कैसे लिखे हैं यार इसको, मान लो ये 4 है, ये फिक्स्ड वैल्यू कितनी है, इसको मान लो कि ये फिक्स्ड वैल्यू कितनी है, 4 है, और हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 2 था तो 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, अब 3 आएगा तो 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। जैसे जैसे फाई इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी के मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यही हमको जानना है कि फाई बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज स्पष्ट हो गया है कि अगर लाइट जो है एक निश्चित आवृत्ति की गिर रही है, यदि मेटल प्लेट हम चेंज करते जाएं और उस मेटल प्लेट की हम कहें वर्क फंक्शन इंक्रीज कर रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे क्या होंगे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगी। एक चीज तो क्लियर हुआ कि फाई बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब जरा ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे ना, अब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, सोर्स बदल देंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो अलग अलग सोर्स यूज करेंगे। अब प्लेट को सेम रखेंगे, यानी मेटल प्लेट को सेम रखेंगे, तो क्या होगा, अभी देखे हैं कि अगर फाई इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये चीज तो क्लियर हो गया, यदि फाई घटाया तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। हम बोले कि अगर कुछ न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम इंसिडेंट करा रहे हैं और एक मेटल है जिसका 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक मेटल है जिसका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किससे निकलने वाले, किस मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो बोलेंगे सर जिसका 2.2 बताएं अभी कम वाले का, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी रादर देन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से, ठीक है। क्योंकि अगर फाई बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये चीज तो स्पष्ट हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब ये बताओ, ये चीज को, ये पॉइंट उठाते हैं, ये पॉइंट से हम बड़े बड़े महारथी को ध्वस्त करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा भी जाता है कि लाइट की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो सबसे बड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर होती है, लेकिन कितना, क्या अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर देंगे, मान लो कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आपसे पूछ दिया कि मान लो कि हमने फ्रीक्वेंसी पहले न्यू थी, हमने फ्रीक्वेंसी न्यू थी तब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे उसकी के ई मतलब K1 था ना, मान लो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K1 थी, ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को 2 न्यू कर दिया ना, वर्क फंक्शन सेम रख रहे हैं, मेटल सेम है, पहले उसी मेटल पे जो लाइट इंसिडेंट करा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो काइनेटिक एनर्जी K1 था, अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, 2 न्यू कर दिया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, K2 क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो लग रहा ना कि 2 न्यू से 2 न्यू कर दिया तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, K1 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या, इसको इंक्रीज कर दिया ना, ठीक है। अगर 2 कर दिया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2K2, यानी K2 इक्वल टू क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K1, ऐसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि फ्रीक्वेंसी 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाएगा। क्या एक्चुअली में ऐसा होगा, यदि हम प्लेट सेम रखें, हम ब्लू लाइट की लाइट इंसिडेंट कराएं, बोले उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 है, अब उसी की फ्रीक्वेंसी मैंने 2 गुना कर दी, ठीक है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी हो जाएगी, या 2 गुनी होगी, या 2 गुनी से कहीं ज्यादा होगी, यही क्वेश्चन है। कम तो नहीं होगा, क्योंकि यहां ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो क्या एग्जैक्ट उतना इंक्रीज करेगी जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, या उससे कहीं ज्यादा, यही हमारा क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आप किसी से कि अगर हम लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर वो लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तब, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तब यदि उसको हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो बंदा पक्का बोलेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज 2 गुना कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी 2 गुनी की चेंज आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि 2 गुना का चेंज कभी भी नहीं आएगा। कैसे? इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन फिर से लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन कौन सा, ये, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। अब हम इधर इरेज करके आपको क्वेश्चन बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, क्या एक्चुअली 2 गुना होगा या 2 गुना से ज्यादा होगा, विथ प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक चार्ट बनाया ऐसे, ठीक है। हमने कहा जो लाइट की इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है और इधर के मैक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि हमने यहाँ क्या ले लिया, हमने न्यू ले लिया, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी K1 आया था, हमने 2 न्यू कर दिया, तो अब काइनेटिक एनर्जी इधर K2 आ गया। अब रिलेशन बताना है कि K1 और K2 में क्या रिलेशन है, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब हम जानते हैं कि एक इक्वेशन अभी भी पड़ा है, K बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, H न्यू इंसिडेंट माइनस 5, यही ना हमने पढ़ा है अभी तो कुछ देर पहले लिखा था। चलो पहले वाले इक्वेशन के लिए लिखो, यानी इसके लिए इसको पहला मानो, इसके दूसरा मानो। पहला इक्वेशन लिखो, यहाँ क्या था, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K1 है, K1 लिख दिया, ठीक है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, h न्यू है, h न्यू लिख दिया। वर्क फंक्शन हम बोले कि सेम रखे हैं, वर्क फंक्शन सेम रख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, रैंडमली बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लिखो, K2 क्या आ जाएगा, इसके लिए कितना हो गया, 2h न्यू, यानी कि 2h न्यू माइनस 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 5 को हमको हटाना है, 5 तो दोनों में कांस्टेंट है, हमने बोला मेटल फंक्शन, मेटल को हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर दो, इसको क्या कर दो, इसको क्या कर सकते हो, घटा दो ना, ऐसे घटा दो, ये प्लस हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा हमारा, 5 से कैंसिल आ जाएगा। ये क्या बचा, K2 माइनस K1 आ गया, ठीक है। K2 माइनस K1 कर दो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा h न्यू, बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा h न्यू ना, ठीक, हमारा क्या आ जाएगा, h न्यू, घटाना है घटा लीजिएगा, h न्यू, यानी कि K2 बराबर, एक चीज यहां नोट करिएगा, अच्छा ऊपर इरेज करते हैं, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है। इधर क्या आया, अब देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि K2 बराबर क्या आया, K2 बराबर h न्यू प्लस K1, आप देखिए ये रिलेशन आ गया, K2 बराबर h न्यू प्लस K1, ठीक है। अच्छा h न्यू की बात क्या करते हैं, h न्यू की बात करें तो h न्यू बराबर क्या होता है, h न्यू की बात करें तो h न्यू बराबर क्या होता है, K1, यहाँ h न्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो h न्यू की बात करें तो K2 बराबर क्या आ जाएगा, h न्यू, इस वाले इक्वेशन से h न्यू उठा के रखो तो K1, ठीक है, K1 प्लस 5 आया ना, प्लस K1, अरे h न्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, h न्यू निकालोगे तो K1 प्लस 5 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, एक क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, K2 बराबर, देखो रिजल्ट आ गया, K2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2K1 प्लस 5, यही हमारा आया। हम बोले थे क्या 2K1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अभी क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, यानी कि एग्जैक्ट 2K1 तो नहीं होने वाली, उसमें क्या होगा, उसका वर्क फंक्शन भी ऐड हो जाएगा। तो यदि फ्रीक्वेंसी न्यू से हम क्या कर दें, 2 न्यू कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बाद वाली 2K1 प्लस 5, उस मेटल का वर्क फंक्शन, यानी कि एग्जैक्ट कहो कि 2K1 हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी 2 गुना पड़ने पे काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्ट 2 गुना हो जाए, नहीं होगी, ये कुछ उसकी वैल्यू होगी वर्क फंक्शन की, 1.9, 1.7, 1.6, 1.10, ठीक है, जितनी भी होगी कुछ ऐड हो जाएगी, यानी एग्जैक्ट 2 गुना से कुछ ज्यादा होगी, 2 गुना से कहीं ज्यादा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 गुना कर, फ्रीक्वेंसी 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्ट 2 गुने से कहीं ज्यादा हो जाएगी। यही हमको बताना था आज के क्लास में, ठीक है। तो आई होप कि ये सब चीजें पूरी समझ में आई होंगी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कहीं से भी किसी से भी जाके पूछिए, ठीक है, और इसके पूरे प्रोसेस में या इसके पूरे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो,
चाहे छोटी से छोटी बात पे क्यों ना प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट करिए, हमको कमेंट में बताइए, हम बेसिकली आके आपका उसमें क्लास में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। हाँ, अभी आई होप कि एक दो लेक्चर में ये क्लास चलेगा और 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अभी जल्द ही, जैसा ही कि मैं अंतिम लेक्चर से पहले लास्ट लेक्चर लूंगा, उसके पहले का एक लेक्चर मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको BHU, ठीक है, JNU, DU, ठीक है, तमाम ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तकरीबन 25 या 30 सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो फाइनल बन भी चुका है, बस जिस दिन मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोग को वो मैं पेपर दूंगा, फिर एक दिन लूंगा लाइव क्लास लेके, जैसा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाइव ले लूं या फिर मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर दूं ऑफलाइन पे। ठीक है, तो आप लोग ये अपना सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन हमको डालिएगा। अगर आप लोग लाइव लेना चाहते हैं, लाइव आके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ, तो भी बताइएगा, हम लाइव आके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, आपके लिए बिल्कुल सॉल्व कराएंगे। और ये भी इन्फॉर्म करिएगा बच्चों को, जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे हैं हमारे इस वीडियोस तक, ऐप तक, उनको शेयर करिए। ठीक है, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप अगर अपना दूसरे का भला करेंगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। शेयर करिए, अच्छे बच्चों तक पहुंचाइए और बताइए कि जो चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी वो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिक है ना, यहाँ पे अलग से चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, आपको बहकाया नहीं जाता, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हम इतना पढ़ा देंगे, ठीक है, इतना करा देंगे, बाद में आपसे बातों पे मुकर जाए। तो ये अब हमारे यहाँ नहीं होता, ना हमारे यहाँ होगा। हमने पहले बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसा हम लेक्चर सीरीज पढ़ाएंगे कि आपका पूरा एक भी क्वेश्चन, चाहे आप JEE का एग्जाम क्यों ना दें, एडवांस का एग्जाम क्यों ना दें, ठीक है, आपका कहीं भी, आप ही अपने हायर क्लास का एग्जाम देते हैं, पेपर उठा के देखें, आपका इससे एक भी क्वेश्चन बकिया नहीं रहेगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी पूरी थ्योरी क्लियर होगी, चाहे वो AG के बच्चे हों, चाहे वो मैथ के बच्चे हों, और वो चाहे प्यारे प्यारे हमारे बायो के बच्चे हों, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि हम लोगों ने ऐप पे क्लास बहुत पहले ही शुरू कर दिया है। यदि आप नहीं ले रहे हैं, अभी भी कुछ सोच रहे हैं कि हम नहीं लिए हैं, तो आप लेट मत करिए। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर उस पर जा चुके हैं, हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। हम पूरा क्लास तो यहाँ ले नहीं पाएंगे, देखिए क्लियर बताते हैं, पूरा क्लास हम ले नहीं पाएंगे। कुछ क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन बेटर आपके लिए यही होगा कि एकदम मिनिमम अमाउंट में हम लोगों ने कोर्स रखा हुआ है। आप लोग जाइए, उसको परचेज करिए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हम लोग के साथ रहिए, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब चीज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, आपको सब चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन अभी लेट करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं हमारे ऐप पे जा चुके हैं। बाकायदा जितनी एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, उससे भी बेहतर, या बोलें उतनी एनर्जी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऐप पे भी, अपने ऐप के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। यदि आप नहीं जानते ऐप पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, DNS एजुकेयर करके नाम का ऐप होगा। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, DNS एजुकेयर टाइप करिएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा। बाकी आप फर्दर कैसे प्रोसीड करना है उसका भी एक वीडियो हम लोग के चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाइएगा, देखिएगा। अगर आपको ना वीडियो मिले तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये सब रही कुछ बातें जो आपको करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार, यानी कि लाइक, शेयर और प्यार से क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जहाँ तक बच्चे तक मेरी यह वीडियो पहुँच रहा है, जहाँ तक बच्चे देख रहे हैं, अपना भी कोशिश करिएगा कि अपने नेक्स्ट 3 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, आप भी क्या करिएगा, क्वांटम में काम करिएगा, चीज़ों को क्वांटलाइज करिएगा, उस वीडियो को शेयर करिएगा, आगे दूर दूर तक शेयर करिएगा। इससे क्या होगा कि वो भी बच्चे आएंगे, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आप इस चीज़ में मत रहिए कि हमारा BHU होगा या CUCT होगा, नहीं होगा, वो डिफाइन करते हैं कि वो NTA क्या कराती है। अगर नहीं भी होगा तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा, अगर होगा तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम ले तो हम एग्जाम को क्वालिफाई करने का मद्दा रखते हैं। ठीक है, इस उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, ना कि हम लोग केवल एक पर्पस CUCT को फोकस करके या BHU को ऐसा फोकस करके नहीं पढ़ाते। यदि हमने पढ़ाना शुरू किया है तो हम एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, चाहे वो JEE के क्यों ना हो, चाहे एडवांस के क्यों ना हो, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आते हैं। मैंने दे रखा है, मैंने खुद का 2 बार मेरा CUCT क्वालिफाइड है PG लेवल पे। ये सब बताना मैं बार बार मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं पढ़ाने पे ध्यान रखता हूँ, अपने कंटेंट पे ध्यान रखता हूँ। अगर आप अच्छा समझते होंगे, यदि आपको लगता होगा अच्छा, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स
दीजिए ताकि हम लोग को देख के वो एनर्जी आए अगले वीडियो में और एनर्जी के साथ आपको लोग को पढ़ाएं। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, हमारे समझदार बच्चे हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।